भारत की जो ताकत है उसको चैलेंज किया गया है। क्या भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करेगा या ऐसा करने की सोच नहीं सकता कि जी इंडिया बांग्लादेश पर हमला करने की सोच रहा है? बिल्कुल सोचिएगा। क्या कन्वेंशनल एबिलिटी है जो इंडिया ने बनाई है और क्या कन्वेंशनल एबिलिटी है जो पाकिस्तान ने बनाई है? ये बात की कि जिस दिन इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन हासिल किया, जितनी खुशी पाकिस्तान में हुई होगी कहीं पे भी नहीं। राफेल जो गिरे थे उनके सीरियल नंबर दिए थे कि भाई इस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा। पाकिस्तान पर भारत के हमले के हवाले से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें भारत की जो ताकत है उसको चैलेंज किया गया, उनको बताया गया, डिटेल बताया गया और पाकिस्तान के सामने इंडियन मिलिट्री की जो पॉलिसी है उसको बेनकाब किया गया। अब परवीन साहनी कोई ढका छुपा नाम नहीं। परवीन साहनी ने एक अपने रीसेंट गुफ्तगू में इतना एक टेक्निकल अंदाज में इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री जो इस्तात है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको कंपेयर किया है कि जिससे आपको यह तो अंदाजा हो जाएगा कि क्या भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करेगा या ऐसा करने की सोच नहीं सकता। अच्छा, इतलात ये भी हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इंडिया बांग्लादेश पर हमला करने की सोच रहा है। बिल्कुल सोचिएगा नहीं। कहने को, सुनाने को, किसी को खुश करने को, दिखाने को, बताने को तो ऐसा हो सकता है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैं थोड़ा सा आपको परवीन साहनी के इस मौजूदा इंटरव्यू की बात बताऊं जिसमें उसने बहुत टेक्निकल अंदाज में इस बात को बताया कि क्या कन्वेंशनल एबिलिटी है जो इंडिया ने बनाई है और क्या कन्वेंशनल एबिलिटी है जो पाकिस्तान ने बनाई है। अब उसने, परवीन साहनी ने जो जिक्र किया, उसने कहा जी पहली, उसने बहुत सिंपली कहा कि पहली पाकिस्तान इंडिया जंग हुई कश्मीर के मामले पर 1948 में और कश्मीर पर एक सीज फायर लाइन बनी जो आज भी मौजूद है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से। यानी उससे यह कहा कि अगर इंडिया को लगता था कि वो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में इतना ज्यादा मिलिट्री एबिलिटी के साथ आ गया तो कम से कम पिछले 75-78 सालों में इंडिया उस लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज फायर लाइन से कोई 1 इंच तो आगे चला जाता। ऐसा नहीं हुआ। फिर उनसे यह सवाल किया गया कि जी देखें, ये तो एक कामयाबी कही जाती है 1971 की वॉर में कि पाकिस्तान से एक हिस्सा उसका टूट गया। तो उसने कहा नहीं, ये आपको लगता है, ये किसी और को दिखाने के लिए लगता है। वो एक ऐसा सूबा था जिसकी लॉजिस्टिक्स नहीं थी और पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर दूर ईस्ट पाकिस्तान था जिसको आपने बड़े तरीके से अलहदा कर लिया और आज वो आपके खिलाफ खड़े हैं क्योंकि आपने उनके साथ ठीक नहीं किया। और अगर आज कहीं वो एक सॉवरेन कंट्री के तौर पर एंटी इंडिया सेंस में खड़े हैं और कल अगर आप हमला पाकिस्तान पर करते हैं और उस वक्त उनकी आवाज पाकिस्तान के हक में आती है, तब आपको उनको टैकल करने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि ये दो मुख्तलिफ ममालिक बन चुके। परवीन साहनी की एक और बात भी बड़ी अहम थी, वो ये थी कि आपको ये लगा कि आपने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया तो अब सामने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये बात की कि जिस दिन इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन हासिल किया उस दिन पाकिस्तान को जितनी खुशी पाकिस्तान में हुई होगी कहीं पे भी नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान वो इस्लामी मुल्क था जिसको एटम बम बनाने से रोकने के लिए पूरी दुनिया आगे थी कि नहीं 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 नहीं, इस ये ना बनाए, ये ना बनाए। लेकिन इंडिया एक वाहिद जवाब था जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान अपने इस एटम बम को बनाने से लेकर अपनी तमाम तर दिफाई तैयारी की एक वजह बताता है और यह वजह इंडिया ने मई 1998 में ओरिजिनली साबित कर दी। अब जब मई 11 मई 1998 को इंडिया ने धमाके किए तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान में थी और यह हिसाब किताब था कि उस वक्त के अमरीकी ओहदेदारान जब पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ या जनरल जहांगीर करामत जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उनसे मुलाकात ही नहीं कर रहे थे, वो मिल ही नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि हमने कोई ऐसी बात सुननी नहीं है, कहनी नहीं है जिसमें न्यूक्लियर धमाके ना करने की बात को माना जाए। और यही वजह बनी कि पाकिस्तान दुनिया की डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट बना। अब जो पिछले 25 सालों का उन्होंने आता किया, उन्होंने ये कहा कि आप देखें कि लद्दाख के अंदर चाइना आकर बैठा है, आप उसको भेज नहीं सकते वापस। गलवान का इंसिडेंट देख लें, चाइना की कन्वेंशनल पावर देख लें। जो चीजें परवीन साहनी ने पिन पॉइंट की वो बहुत अहम थी इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबला करते हुए इंडिया के सामने खड़े होकर इंडिया के सामने अपनी कन्वेंशनल एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। कन्वेंशनल हर एक, जैसे अब उन्होंने एक मिसाल और भी अच्छी दी, उन्होंने कहा कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किसी भी मुल्क की आखिरी मतलब जब भी कोई जंग छिड़ती है तो एयरफोर्स का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप कहते हैं कि नहीं बस अब ठीक है। आपने अपनी सारी एयरफोर्स के उन तमाम
पावर को पहले ही खोल कर रख दिया, इंक्लूडिंग राफेल, जिसका उन्होंने तिया पाचा करके वापस भेज दिया। अब आप जितना मर्जी नीचे से मिसाइल मारें, जितनी मर्जी चीजें करें, लेकिन उन्होंने आपके जो फर्स्ट स्टेप एयर स्ट्राइक थी उसको धकेल कर पीछे रख दिया। और फिर उन बार बार प्रवीण सानी उस जनरल कादवाई की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं जिसमें उन्होंने राफेल जो गिरे थे उनके सीरियल नंबर दिए थे कि भाई इस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा। साथ साथ यह भी जहन में रखना पड़ेगा, जो प्रवीण सानी के बकौल के, आपको क्या लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान के मुकाबले रहकर तैयारी करनी चाहिए, जो वो अभी भी सोच रहा है और उसमें भी पीछे है, जबकि उन्होंने मिसाल दी चीन की कि चीन अपनी मिलिट्री एबिलिटी बनाने के लिए कभी इंडिया की तरफ नहीं देख रहा, खित्ते की तरफ नहीं देख रहा, वो सीधे बिल्कुल आंखें डाल के सीधे अमेरिका को देखता है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर और ये सोचता है कि मैंने अमेरिका को कैसे टैकल करना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त की खबर है कि चीन ने अमेरिका की 30 से ज्यादा जो हथियार बनाने वाली कंपनियां उन पर पाबंदी लगा दी और कहा है कि भाई आप अपने हथियार ताइवान को दे रहे हो और ताइवान चीन का हिस्सा है और ताइवान को आप हथियार सप्लाई करके खतरनाक काम कर रहे हो। एग्जैक्ट उसी अंदाज में जिस अंदाज में अमेरिका करता है। अमेरिका यही करता है ना, जब किसी पर पाबंदी उसकी उस मुल्क की जितनी कंपनियां होती हैं, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां होती हैं, फलां है, वो उन पर पाबंदी लगाता है। आज चीन इस लेवल पर आ गया है कि उसने अमेरिका को कहा, भाई साहब ये कंपनियां आपकी, इसलिए इनको पाबंदी लगा रहे, इनके वेपन कहीं ना कहीं आप थ्रू अमेरिका गवर्नमेंट की अप्रूवल से ताइवान को बेच रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत बनने की चीन की वजह यह है कि उसने अपना दुश्मन अपने आप से बड़ा रखा। और मैं, यकीन करें, मैं तो इस चीज को कंफर्म मानता हूं कि पाकिस्तान, अब मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं लाहौर में रहता हूं हमारी क्या संती तरक्की है मुझे अंदाजा है, हमारी क्या फला तरक्की है हमें अंदाजा, लेकिन जब बात आती है घर की हिफाजत की, वैसे हम चाहे सुई ना बना सकते हो, लेकिन इंडिया ने हमें इस तरह जरूर बना के रखा कि हमें एटम बम बनाना पड़ गया। आज के वक्त जब हम इस पूरे खित्ते में एक इंपॉर्टेंट जगह ले चुके हैं, उसमें भी आप बिल्कुल, मैं क्रेडिट दूंगा इंडिया को कि इंडिया ऐसे इकदाम करता है जिससे निखर कर उभर कर सामने पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की पर हमले के हवाले से प्रवीण सानी ने जो कन्वेंशनल तैयारी की बात की, उसमें उन्होंने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स का भी जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि ये न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स जो हैं, जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, ये एक ऐसा प्लस पॉइंट है जिसने इंडिया के हर कन्वेंशनल आर्गुमेंट या हर कन्वेंशनल दलील को पीछे छोड़ दिया। मतलब जो कोल्ड डॉक्ट्राइन का बिल्डअप हुआ था, जिसमें आपने बड़े खुल के कहा था कि नहीं नहीं नहीं, अब 2005 के बाद हम किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला के लिए इंडियन आर्मी को 2 से 2.5 लाख ट्रूप्स किसी वक्त मोबिलाइज कर सकते हैं और पाकिस्तान की किसी भी एक हिस्से से एक ऐसा तगड़ा भरपूर हमला कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं रोक सकेगा। तो भाई साहब प्रवीण सानी का उन्होंने एक ऐसे न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन बनाए जो सिंपली किसी मिसाइल पर रखे और उसके लिए मिसाइल भी बना लिए। फतेहमान का जिक्र करते हुए, नाम तो नहीं लिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो बहुत 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 कम खर्चे में बनते हैं और इन कम खर्चे की वजह से पाकिस्तान की आज भी मिलिट्री एबिलिटी फाइनेंशियल सेंस में इंडिया से बहुत कम पैसे लगते हैं और इस वजह से पाकिस्तान को इंडिया के साथ किसी झड़प में, जंग में इस वक्त तक तो कोई ना उनका कोई खामी है ना ही नुकसान है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।